चलिए, आज जो फाइल है आपकी वो लास्ट इसलिए है क्योंकि इसमें अब जो बचा है वो बचा है कि आप लोग किस किस तरीके से अपने फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने जो भी डेटा फ्रेम में काम किया, चेंजेस किए, वटेवर कुछ भी किया, ठीक है, वो सारा का सारा डेटा आप एक्सेल की फाइल में, सीएसवी की फाइल में अलग अलग तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। या फिर अगर मैं माई की बात करूँ तो माई हो गया ना सबका। माई से अगर डेटा पांडास के अंदर लेना है तो कैसे लेंगे, ठीक है। इसमें अलग तरीका है, मैं अलग तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। और क्या बचता है, और क्या है इसके अंदर, और अगर किसी वेबसाइट से अगर आपको डेटा इंपोर्ट कराना है तो वो भी करा सकते हो। तो ये ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, छोटी सी फाइल है। इसके अंदर छोटे छोटे कोड्स हैं, ज़्यादा बड़ा कोई कोड नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम इंपोर्ट करने की ही बात करते हैं कि इंपोर्ट आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो रीड सीएसवी के नाम। बट रीड सीएसवी के जो पैरामीटर्स हैं, इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको यूज होते हैं जनरली, और उसमें से काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो एक एक करके पहले मैं बताता हूँ कि क्या क्या है इसके पैरामीटर्स। समझिए, इमेजेस है ना सबके पास, ओपन हो रही है ना सबकी इमेजेस, ठीक है। देखो, इस इमेज में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला है फाइल, वही आपकी फाइल का पाथ या फिर आपकी फाइल का नेम। सेपरेटर यूज में नहीं आता, इतना बहुत रेयर चांसेस के। हेडर, हेडर का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूंगा। देखो, सपोज करो ये आपके पास एक फाइल है, ठीक है। बाई चांस हो सकता है कि जो आपके कॉलम नेम है, समझते रहे ना, सपोज करो बाई चांस आपका जो कॉलम नेम है वो हेडर में बनकर नहीं आ रहा, वो आपके डेटा का एक पार्ट बनकर आ रहा है। मतलब आपको पता है ना, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, टू से स्टार्ट होता है, थ्री से स्टार्ट होता है। तो हो सकता है कि आपका जो कॉलम नेम है वो यहाँ पर बनकर आ रहा हो। तो ये एक डेटा का पार्ट बन गया, जबकि आपको इसे बनाना क्या था, हेडर। तो आप क्या लिखोगे, हेडर इक्वल्स टू जीरो। सिंपल ये क्या करेगा, इस कॉलम को उठाकर ऊपर कर देगा, तो आपके हेडर्स बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा, नेम्स। ये आप लोग बता सकते हो ये क्या करेगा, ये पहले ही पढ़ चुके हो वैसे तो, बड़ी भाई हमारे पास कोई कॉलम नेम हमें रीनेम करना है, तो डायरेक्टली हम फाइल रीड करते टाइम ही ये सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम का मतलब है, भाई आपको किसी भी कॉलम को एक इंडेक्सिंग बनाना है, तो आपने इंडेक्स कॉल लिखा, और जो भी कॉलम का नाम आप यहाँ पर लिखोगे वो कॉलम आपका एक इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज कॉल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी बार यूज होता है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, मैं बताता हूँ मतलब क्या है। आप खुद सोचो, आप फाइल रीड कर रहे हो और उस फाइल के अंदर आपके पास 10 से 15 कॉलम्स है, पर आपको रिक्वायरमेंट 4-5 कॉलम्स की ही है। तो यूज कॉल्स के अंदर वो कॉलम्स लिखे जाते हैं जिनका सिर्फ आपको यूज करना है, सिर्फ उतना ही डेटा रीड होगा आपके पास। बात समझ पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट करेंगे एंड में तब आपको इसका यूज करना पड़ेगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, भाई अभी तक जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हम लोग किसी कॉलम का जो डेटा टाइप है वो चेंज कर रहे थे, किया था हमने अभी तक ऐसा, स्टार्टिंग में किया था एस टाइप करके। हाँ, सीरीज में एस टाइप करके। पर एस टाइप करके बार बार करोगे बहुत दिक्कत है। तो आप क्या लिख सकते हो, डी टाइप, और डी टाइप में जिसका भी कॉलम नेम का डेटा टाइप चेंज करना है डायरेक्टली यहीं, वो रीड करते टाइम ही उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप चेंज करके देगा आप। बात समझ पा रहे हो। उसके बाद पार्स डेट्स ट्रू। भाई आपके पास एक डेट का कॉलम है, आपको पता है बाय डिफॉल्ट वो किस में आता है, ऑब्जेक्ट। तो हमें उसमें किस में बनाना है, डेट टाइम में। तो पार्स डेट्स इक्वल्स टू ट्रू, सिंपल। इन पर डेट टाइम ये रिक्वायरमेंट नहीं है इतना, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर ऑफ रोज, ये तो समझ में आ रहा होगा। नंबर ऑफ रोज, एक बार में कितनी रीड आपको करानी है, तो नंबर ऑफ रोज। स्किप रोज,
स्किप रोज में ध्यान रखना एक चीज, जैसे यहाँ लिखा है स्किप रोज और लिस्ट में पास कर दिया है 0 और 2, तो ये क्या करेगा भाई, 0th रो और 2nd रो उनको स्किप कर देगा। या फिर आप एक लैम्डा का फंक्शन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे ऑड नंबर के लिए बना दिया, इवन नंबर के लिए बना दिया, तो वो भी आप काम कर सकते हो। कन्वर्टर्स वगैरह ये सब बात की बातें हैं। इसमें से किसी में भी डाउट है बताओ, क्योंकि इन्हीं का यूज है बस। देखते हैं प्रैक्टिकल। देखो, ये हमारी वो ऑयल डॉट सी एस बी, ठीक है। सबसे पहला आपको पता है कि भाई आप कॉलम का नाम इस तरीके से अभी तक रीनेम करते आ रहे हो, पर यहां पर देखो आपने क्या किया, कॉलम की एक लिस्ट बनाई, रीड करते टाइम ही सबसे पहला आपने क्या दिया, हेडर 0, ठीक है। इसमें नहीं है, हाँ ठीक है, नेम इक्वल्स टू कॉलम्स, तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसा बना देगा। बाकी बात बराबर है, आपके पास सही है तो ठीक है। इसके बाद ये वाला, इसमें देखो और मुझे बताओ कि क्या समझ में आ रहा है आपको इससे। ठीक है, इंडेक्स कॉलम हमारा क्या बना रहे हैं हम, डेट। तो रीड करते टाइम ही आप डेट के कॉलम को एक इंडेक्सिंग बना रहे हैं, ठीक है, बेसिक सा है, ये सब तो वही है, ठीक है। हाँ, पार्स डेट इक्वल टू ट्रू, ये भी वही है, एनएस करके आएगा आपके पास। आप आओ ये वाले पे, ये आप लोग बताओ। इंपॉर्टेंट, तो बताएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, 0 और 1। अब देखो आपके पास इंडेक्सिंग आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। अब यूज कॉल्स में आपने लिखा है 0 और 1, तो इसका मतलब है पहला कॉलम दूसरा कॉलम। आप या तो 0 1 लिख लो, या फिर आप नाम भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको नाम ही लिखना है या नंबर ही, ऐसा कुछ कंपलसरी, ठीक है। तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास, थोड़ा सा और सही करेंगे इसको, इंडेक्स इसको, हाँ ठीक है। चलो, ये समझ में आ रहा है आपको, हेडर 0, ठीक है, नेम कॉलम्स को बना दिया गया है, इंडेक्स कॉलम डेट को बना दिया गया है, पार्स डेट बाय डिफॉल्ट कनेक्ट कन्वर्ट कर देगा, और यूज कॉल्स जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है। और कौन सा है इसमें, ये वाला समझो। यहां पर दिया ना ऊपर लिस्ट में, आप चेंज करके लिख सकते हो, डायरेक्टली यहां पर लिस्ट पास कर दो, वो भी कर सकते हो। इसके बाद सेलेक्टिंग द रोज, भाई आपने रीड की कोई फाइल, नंबर ऑफ रोज 5, तो 5 रीड कर लेगा। स्किप रोज, यहां पर देखोगे अगर आप, अच्छा ये वाला बताओगे इसमें क्या आ रहा है, स्किप रोज में, या नीचे वाले में समझना चाहो तो नीचे वाले में भी मैं सही से दिया नहीं है क्या, चलो मैं यहाँ पर करके ही दिखा देता हूँ आपको, मैं यहाँ पर करके दिखा, देखो ये आपकी फाइल है, आपने लिखा स्किप रोज 0, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहली रो आपकी स्किप हो गई है। यहाँ पर देखो ना, आपके पास एक डेटा है जिसमें पहली रो ये है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आप पास करोगे वो स्किप कर देगा, इससे अच्छा है ना मैं एक काम करता हूँ, इसको इंडेक्स नहीं बनाता, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आए। अब समझो, एक काम और करते हैं। अब देखो, आपकी पहली जो रो है वो है ये, ठीक है। आपने लिखा स्किप रोज 0, अब 0 लिख रहे हो 5, मैं यहाँ पर चलो 10 ले लेता हूँ, इसको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसा, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी 10 रोज है, 10 रोज में पहली रो आपकी एन ए एन है, फिर बाकी कुछ रोज हैं। आपने लिखा स्किप रोज 0, 1, 2, 3, 4, जो भी आप लिख रहे हो, तो ये क्या करेगा, इतनी रोज को स्किप कर देगा। अच्छा, क्या इंडेक्सिंग चेंज होगा, इंडेक्स चेंज नहीं होगा, मतलब स्किप तो हो गई रोज, अब जो 5th नंबर पर रोज आई होगी उसका इंडेक्स क्या होगा, 0।
ये समझ पा रहे हो? फिर से समझा देता हूँ भाई। आपके पास ये नहीं था, ठीक है? तो आपकी पहली ये थी, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। तो आपने जितनी भी रोज स्किप की, तो ये 5 रोज स्किप हो जाएंगी आपकी। जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा फिर आपका जीरो, वो यहां से होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और देखो, ये तो वही है सेम। 3 रोज को लिया गया है। हाँ, ये आप बताओ इसमें क्या हो रहा है। इवन नंबर देगा, ऑड नंबर देगा? इवन नंबर स्किप होंगी या ऑड नंबर? ठीक है, आपने यहाँ पर लैम्डा का एक फंक्शन लगाया है, ठीक है, और आपने लिखा है इक्वल्स टू 1। तो मतलब ऑड नंबर्स की बात चल रही है। तो आपने स्किप रोज पे लैम्डा का एक फंक्शन भी लगा। ठीक है, छोटे छोटे फंक्शंस वर्क करवा सकते हो। और क्या है इसमें? ये वाला बता सकते हो इसमें क्या हो रहा होगा? मैं आपको पहले डेटा दिखा देता हूँ इसके बिना। पहले इसके बिना आपको डेटा दिखाता हूँ, एक सेकंड। ध्यान से ना, यहाँ पर 93.14 है, यहाँ पर एन है, और यहाँ पर 93.14 है। आपने लिखा एन ए वैल्यूज 93.14। ठीक है, एन कर रहे, अपोजिट मत समझना। एन ए वैल्यूज का मतलब कभी ऐसा समझो कि एन ए वैल्यूज को रिप्लेस करेगा 93.14 से, नहीं। 93.14 को एन ए से रिप्लेस करेगा, एन से। अपोजिट है ये। बहुत बेसिक बेसिक है ये सब। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बचा है? कन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ये है वो टेक्स्ट फाइल की बात जो सेपरेटर आप यूज करते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है उसका आपको, आपने देखा है ना कि क्या नाम है, टेक्स्ट फाइल जब लिखते हैं तो एक स्पेस आता है बीच। ठीक है? नहीं, स्लैश टी, याद है? स्लैश एन स्लैश टी, एक एक छोटा सा स्पेस आता है, उसको सेपरेटर में डालते हैं ताकि वो, इसको देखो यहाँ पे लिखा हो यू कैन ऑल्सो रीड टीएसवी टैब सेपरेटेड वैल्यू। इसके एग्जांपल्स वगैरह यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब भी रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को। ये वाली फाइल हमारे पास नहीं है। आप आओ इस पे। ये जो पार्ट लिखा है इस इमेज में, ये पार्ट है आपका। किसी भी डेटा फ्रेम में आपने कन्वर्ट किया, कुछ भी चेंजेस किए, मैनिपुलेशन किए, कॉन्केटिनेशन किया। कॉन्केटिनेशन करने के बाद आपको एक फाइल क्रिएट करनी। तो आपके पास दो मेजर फंक्शन आते हैं, एक एक होता है टू सी एस वी और एक होता है टू एक्सएल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे एक डेटा फ्रेम है, टू सी एस वी, और आपकी फाइल का नाम। तो ये क्या करेगा, इस डेटा फ्रेम में जो भी डेटा होगा उसको सीएसवी के अंदर राइट कर देगा। ये बात समझ पा रहे हो? ये वाला काफी बार यूज भी होता है, सेपरेटर, शीट नेम। अच्छा, एक्सेल और सीएसवी, एक पॉइंट समझना यहां पर। अगर आप एक एक्सेल में राइट करते हो, तो एक्सेल में राइट करोगे तो भाई जो भी फाइल का नाम आपने दिया उसके अंदर एक्सेल का डेटा मतलब आपके डेटा फ्रेम का डेटा राइट हो जाएगा। बट अगर आपको शीट का नेम भी देना है कि भाई जब वो राइट करे और उसका जो, भाई आपको पता है एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स हो, तो उस शीट पर क्या नाम आए वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो। अच्छा, अगर मेंशन नहीं करेंगे तो क्या आएगा? शीट वन। ठीक है, ध्यान रखना। ये तो वही है यार, इसको इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मल्टीपल टैब्स के लिए है ये। मतलब अगर आपके पास डेटा है और आप मल्टीपल शीट्स में राइट करवाना चाहते हो तो आप एक विद का यूज कर सकते हो। विद पता है सबको? विद, ये वाला पढ़ा है हम लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ? एक सेकंड रुकना।
हाँ, फाइल हैंडलिंग नहीं की हमने। आ जाओ। देखो, वैसे तो फाइल हैंडलिंग का टेक्स्ट फाइल से थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। आपके पास चार मोड होते हैं और दो ऑपरेशन। ऑपरेशंस क्या होंगे? वो मोड होते हैं, ऑपरेशंस। अच्छा अरे एक छोटा सी बात बताओ। आप लोग, आपके पास लैपटॉप है, सबसे पहले लैपटॉप के साथ आपका ऑपरेशन क्या होगा? हाँ, ऑन। और ऑन से भी पहले ओपन। ओपन ओपन, बैग से निकालना, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओपन, ओपन और क्लोज आपके ऑपरेशंस होते हैं। और मोड क्या होते हैं? रीड, राइट, अपेंड और एक एक्ट। ठीक है, जैसे भाई मेरे पास ये डेमो डॉट टीएक्सटी की एक फाइल है। ठीक है, मैंने लिखा एफ, एक वेरिएबल ले लिया। ओपन, डायरेक्टली पाइथन के अंदर आपको एक फंक्शन मिल जाएगा, इसके अंदर आपने पाइथन फाइल का नाम लिखा। और यहां पर आप लिखते हो मोड, रीड मोड, राइट मोड। ठीक है, कुछ ऐसे। रीड प्लस राइट प्लस इसमें जरूरी नहीं है, पर हाँ होते हैं। एफ डॉट क्लोज, मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ इसके बारे में। देखो, फाइल को रीड किया आपने, मतलब ओपन किया, और किस मोड में ओपन किया? रीड मोड। एफ डॉट रीड एक फंक्शन है जो इस फाइल का सारा कंटेंट उठाएगा, रीड करेगा और पाइथन के अंदर लेकर आएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर डेमो, अच्छा चलो पहले इसकी बात बाद में करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज करो 5, अब क्या आएगा? पहले पांच कौन से? हेलो और स्पेस, या इंडेक्स ओनली? यूज करेगा। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? एच से, देखो जीरो से। नहीं, बस यही आपको ध्यान रखना है कि हमने पाइथन में अभी तक यही पढ़ा है कि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। पर यहाँ पर इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट नहीं होती, यहाँ पर इंडेक्सिंग आपकी वन से ही स्टार्ट। मतलब अगर आपने पांच लिखा है तो इसका मतलब है पहले पांच ही आने वाले। बात समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा। बात समझ क्लियर हुआ इतना? ऑफसेट बोलते हैं इसको। एक और चीज, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ डॉट रीड दोबारा से, पर इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं डाला, अब सारा या फिर या तो एक ऑप्शन मैं देता हूँ। सारा करेगा या तो ब्लैंक होगा। ब्लैंक क्यों होगा? मैं दो ऑप्शन दे देता हूँ। अगर सारा करेगा तो ट्रू भी ठीक है, एक ऑप्शन जो आपने बताया। एक ये भी तो हो सकता है कि पहली लाइन पर आपने रीड कर ली पहले पांच, फिर रीड भी जो आपने लिखा है तो बाद बाकी जो बच गए फिर इसमें आ जाए। हाँ मतलब सिक्स से। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, और समझो। इसी तरह दो और होते हैं इसमें। एक होता है एफ डॉट रीड लाइन। अच्छा, रीड लाइन थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगेन, तो समझ आ रहा है रीड लाइन से? लाइन बाय लाइन, ये स्पेस क्यों आ रहा है? एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे, ये क्यों आ रहा है? डेटा है कौन सा? मैं यहाँ लिख देता हूँ एक और बात, लो, एफ डॉट रीड लाइन। ये बीच में स्पेस आ रहा है क्यों? कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, या बता दूं? या ऊपर का जो बता दूं? पहला लाइन हो गया और दूसरा फिर नीचे आया लाइन, उसकी वजह से मैं इस दो पेज स्पेस की, हो। नहीं नहीं भाई, कौन है भाई सूजल भाई? क्यों ऐसे काम कर रहे हो? समझो, जब मैंने ये फाइल लिखी थी, मतलब मैं जब इसके अंदर कंटेंट लिख रहा था, तो मैंने एंटर प्रेस किया था, न्यू लाइन पर गया था। पाइथन के अंदर आप कुछ रीड कराओगे तो स्लैश एन की एक बात हो, स्लैश एन का काम क्या है? न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाना। तो ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है बीच में, ये एक्चुअल में स्लैश एन है। अभी दिखाई देगा, एक मिनट को, अभी दिखाई देगा आपको। देखो रीड लाइन से, अच्छा इसके अंदर भी ऑफसेट लिख सकते हो, 5 6 10 15। पर जो मैं फंक्शन यूज करता था और जो मैं अभी भी मेरे को अच्छा लगता है फंक्शन, रीड लाइन, ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है। इसका काम क्या है समझो। और वो जो स्लैश एन की बात थी वो आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा।
दिख रहा है स्लैश एन? वो किस वजह से आया था? क्योंकि मैंने एंटर प्रेस किया था। अच्छा, इसका आउटपुट किस में आ रहा है? लिस्ट में आ रहा है। अगर कोई चीज लिस्ट में आ रही है तो फिर तो उस पर सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। कंटेंट ऐड कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। म्यूटेबल है अब तो मतलब आपने टेक्स्ट फाइल का सारा कंटेंट उठाकर एक लिस्ट में ले आए और लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है जो आपको पता है। पर अगर मैं इसके अंदर लिखता हूं ऑफसेट, लाइक एग्जांपल के तौर पर 5, क्या आएगा? ये ऑफसेट है, ये इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स अगर होता तो फिर मैं ऐसे लिखता, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इंडेक्स लिखना होता तो आप बाहर की तरफ ये लिखते, क्योंकि जीरो पे क्या है ये, तो ये ऐसा आता। बात समझ पा रहे हो? पर मैं यहाँ पर इसके बाहर नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसके अंदर। रीड लाइन्स के अंदर 5 लिखा है मैंने, क्या आएगा? 5 लाइन तो है भी नहीं इसके अंदर। देखो, अभी समझते रहे ना, 5 लिखा पूरा आया, 6 लिखता हूं तब भी ये पूरा आता है। ठीक है, अभी बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें टोटल कितने करेक्टर्स हैं? टोटल कितने हैं? 16, 17, चलो जो भी है। आपने कहा 70, ठीक है। 17 आपने जैसे ही लिखा, नेक्स्ट लाइन पहुंच गया। इसका मतलब है इसके अंदर 16, 16 भी नहीं है भाई, 15 है। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है इस ऑफसेट के अंदर अगर, मतलब जो पहला स्ट्रिंग है आपका, उस स्ट्रिंग के अंदर की लेंथ तक, जब तक वो कैरेक्टर्स आ रहे हैं तब तक वो पूरे ही कैरेक्टर्स को रीड करता रहेगा। स्लैश एन गिन लो ना, 5 इधर है। अरे गिनो तो सही भाई। 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 15। हाँ, स्लैश एन क्यों काउंट होगा भाई? नहीं आएगा, क्यों आएगा? स्लैश एन कोई कैरेक्टर थोड़ी है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है। ये क्लियर हुआ? रीड लाइन, और रीड लाइंस बहुत अच्छा फंक्शन है। एक और चीज, रीड लाइंस में, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ D1 और डेमो 1, अब पक्का फाइल क्रिएट हो जाएगी या एरर? क्योंकि डेमो 1 तो है ही नहीं हमारे पास, रीड ही नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, रीड मोड के लिए फाइल का होना कंपलसरी है। मतलब अभी अगर आप डेमो 1 लिखते हो तो यहाँ पर ये है एरर, और एरर भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है रीड मोड के लिए, अगर आप रीड मोड लिख रहे हो तो इसका मतलब है फाइल का होना कंपलसरी है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इससे अगला जो है वो आपका है राइट मोड। आप यहाँ पर क्या लिखते हो? डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होगा राइट। और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ F.राइट, और राइट के अंदर मैंने सपोज करो एक लाइन लिख दी, लाइक दिस इज अ न्यू कंटेंट। ठीक है, तो क्या लगता है, डेमो टीएक्सटी हमारी ये फाइल है, तो ये कहाँ ऐड करेगा इस कंटेंट को? स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में क्या, मतलब स्टार्टिंग में कैसे बोल रहे हो, हटा के? ये अपेंडर नहीं कर देगा। नहीं, ये अपेंड नहीं करता, ये ओवर राइट करता है। ठीक है, राइट मोड के दो काम हैं। अगर आपकी फाइल प्रेजेंट है डेमो.txt, उसमें अगर कंटेंट है तो पहले उस कंटेंट को पूरा हटाएगा, इरेज करेगा, और जो भी कंटेंट आपने न्यू प्रोवाइड किया था वो राइट करेगा, कुछ ऐसा। एक सेकंड, देखो, कोई एरर नहीं है हमारे पास। यहाँ पर आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो वो पूरा कंटेंट हट जाएगा। मतलब इसका काम है ओवरराइट करना। एक और चीज, अगर आपने लिखा होता डेमो 1, अब बिल्कुल, अब इसका काम है डेमो 1 अगर प्रेजेंट नहीं है तो पहले फाइल को बनाना और फिर उसके अंदर कंटेंट को राइट करना। ठीक है, तो राइट मोड के दो काम है। तो राइट मोड के लिए मतलब फाइल का होना कंपलसरी नहीं। क्लियर? इसी तरह एक होता है आपके पास अपेंड मोड। इसका काम क्या है? नाम से समझ में आ रहा होगा।
इसका काम भी वही है। अगर आपके पास फाइल प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर कंटेंट 1 कर लेता हूँ उसको। तो ये कहाँ ऐड करेगा? लास्ट, कुछ ऐसा। ठीक है। और अगर फाइल प्रेजेंट नहीं होती तो फिर ये फाइल बनाता, फिर राइट करता। हाँ, अपेंड के भी दोनों काम है। अगर फाइल प्रेजेंट है तो ऐड करेगा लास्ट में, बट अगर नहीं है फाइल तो पहले क्रिएट करेगा, फिर उसके अंदर ऐड करेगा। तीन क्लियर। चौथा होता है आपके पास अच्छा, दूसरे लाइन पे अगर नहीं करना, सेम लाइन पे अगर करना है तो एन को स्लैश एन हम हटा हटा दीजिए, देंगे स्लैश एन हटा और दीजिए। स्पेस बाय डिफॉल्ट उठाएगा। नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं उठाएगा, अच्छा आपको देना ठीक है। पड़ेगा। ठीक। एक और होता है इसके अंदर एक्स मोड। एक्स मोड का काम है, सिर्फ एक ही काम है इसका, फाइल को राइट, सॉरी, क्रिएट करना। मतलब अगर आपके पास फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या होगा? एरर, एरर। इसका बस एक ही काम है, फाइल को बनाना, न्यू फाइल को बनाना। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, समझो। आपने हर बार एफ डॉट क्लोज लिखा, ये क्लोज करना कंपलसरी है क्या, या बिना क्लोज के भी चल जाता? चल तो जाता। सिक्योरिटी बोल सकते हो, बिल्कुल बात सही है। सिक्योरिटी नहीं एक्चुअली में, हाँ बात सही है, चलो सिक्योरिटी भी ले सकते हो आप। अगर आप क्लोज नहीं करते हो और ओपन रखते हो अपनी फाइल को तो चेंजेस कहीं से भी आ सकते हैं। ये तो चलो छोटा सा काम है, पर बार बार मुझे क्लोज लिखना ही पड़ेगा। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके पास आया था विद। ठीक है। विद एक कीवर्ड है, इसके अंदर आपने लिखा, सपोज करो, ओपन डेमो डॉट टीएक्सटी, और आपका जो भी मोड था वो आपने मोड लिखा एज, ठीक है। और वही सेम कुछ नहीं कर रहे हो, एफ डॉट रीड ही करा रहे हो। ठीक है। अब इसका काम ये था, ये ऑटो फाइल को क्लोज करता है। मतलब इसमें आपको क्लोज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइल है नहीं है, आपके पास बना रहे हो वटेवर कुछ भी कर रहे हो, तो यहां पर आपको क्लोज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइल ओपन करेगा, उसके अंदर राइट करेगा, रीड करेगा, वटेवर जो भी आप काम करा रहे हो, और अपने आप ही क्लोज कर देगा। कुछ ऐसा, क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो ये विद का काम होता है, और इसके अंदर आप मल्टीपल लाइन भी यूज कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो? कोई डाउट पूछो। हाँ, विद के बहुत सारे यूज होते हैं। मतलब इसमें स्ट्रीमलेट में ब्लॉक्स बनाते हैं, वो फ्रंट एंड वाला है भाई, वो भी ब्लॉक है। विद विद यहाँ पर भी एक ब्लॉक है। एसक्यूएल में देखा है विद, सीटीई में, वो भी एक ब्लॉक है। हर जगह विद का या फिर कोई भी ब्लॉक देखते हो ना, वो मल्टीपल लाइन के लिए, ताकि आपको कंटेंट एक अच्छी तरीके से फॉर्मेटेड रहे, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। चले आगे, अब आ जाओ वापस। तो यहाँ पर ही समझ में आया विद का, यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है, सिर्फ इसीलिए लिखा हुआ है कि मल्टीपल लाइन आप रीड करा सकते हो। मैंने आप लोगों को माई के साथ कनेक्टिविटी सिखाई है, माई के साथ पाइथन की कनेक्टिविटी नहीं? आओ, अब यहाँ पर एसक्यूएल डेटाबेस है, यहाँ तो चलो अलग कोड तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपको ये वाला यूज करना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। मैं एक आसान तरीका समझाता हूँ। ये आपका माई है, माई आपको चलाकर रखना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है। देखो, ये वाला मेरे को याद आ रहा है, मैंने कराया है शायद। टैबलियो अलग चीज है यार। देखो, पिप इंस्टॉल माई हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन, ये लाइब्रेरी है जो आपको पाइथन से कनेक्टिविटी में हेल्प करता है। सबसे आसान है। ठीक है, आपने इंस्टॉल कर दिया, आपके पास होगा
तो नहीं होगा तो डाउनलोड हो जाएगा, अगर होगा तो चला देगा। मेरे पास तो शायद होगा ये, जहाँ तक है मेरे पास है। इंपोर्ट माइस्क्ल डॉट कनेक्टर, आप इससे इंपोर्ट करते हो। ठीक है, अभी लिख लेना। मैं पहले एक बार समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि एक बार में मैं करा दूंगा, फिर लिख लेना। अब एक मैंने वेरिएबल बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया बेसिकली, लाइब्रेरी का नाम माइस्क्ल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, एक फंक्शन है इसके अंदर कनेक्ट। इस कनेक्ट के होते हैं 4 पैरामीटर, पहले मैं 3 बता रहा हूँ, फिर चौथा बताऊंगा। 4 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका होस्ट, पहला होता है आपका होस्ट। बाय डिफॉल्ट जो आपका होस्ट होता है माइस्क्ल के लिए वो होता है लोकल, तो आप यहाँ पर लिखोगे लोकल होस्ट। कुछ एरर आ रही है? नहीं यार, अच्छा हाँ, लोकल होस्ट। ठीक है, दूसरा होता है यूजर। बाय डिफॉल्ट यूजर जो होता है माइस्क्ल का वो होता है रूट। ठीक है, तीसरा होता है आपका पासवर्ड। ठीक है, जैसे मेरे केस में जो पासवर्ड है वो है admin@123। ये 3 पैरामीटर तो आपको देने ही पड़ते हैं। आप जैसे ही इसको रन करेंगे, अगर कोई एरर होगी तो यहीं आ जाएगी, कुछ भी अगर गलत होता तो यहीं आ जाएगा, वरना नॉर्मल चलेगा। अब इसके बाद कर्सर, माइस्क्ल में जैसे आप लोग क्वेरी को क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो यहाँ पर क्वेरीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप यूज करते हो एक कर्सर नाम का मेथड, कनेक्शन डॉट कर्सर। ठीक है, बस इतना ही काम है। अब जितनी भी माइस्क्ल की क्वेरीज आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी डबल कोट्स के अंदर, कुछ नहीं करना है, बेसिक से दिखाता हूँ। कर्सर, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के अंदर जैसे बेसिक सा बताता हूँ, आपने डेटाबेस बनाने के लिए क्या क्वेरी दी थी? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, तो क्रिएट डेटाबेस और आपके डेटाबेस का नाम, एग्जांपल मैं देता हूँ पाइथन माइस्क्ल। ठीक है, बस आप जैसे ही इसको रन करेंगे कोई एरर नहीं है, पर चेक कहाँ करो, माइस्क्ल में। हाँ चला सकते हो, पर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बना है या नहीं बना है। यहाँ पर रिफ्रेश करोगे अगर, तो आपका पाइथन पाइथन माइस्क्ल का डेटाबेस आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेरी क्या थी भाई? पर वहां पर क्या लिखते थे, यूज। ठीक है, तो इस कनेक्शन का चौथा पैरामीटर होता है आपका डेटा। डेटाबेस में पाइथन माइस्क्ल, ये वही यूज वाला काम करे, पर आपने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया कि किस डेटाबेस के ऊपर काम है। तो अगर मैं बात करूँ तो जैसे क्लासिक मॉडल्स था आपका, मैं क्लासिक मॉडल्स के ऊपर दिखाता हूँ आपको। क्लासिक मॉडल्स नाम का आपका डेटाबेस था। ठीक है, आपको दोबारा अगर यहाँ पर डेटाबेस चेंज किया है तो आपको ये भी रन करना पड़ेगा, कर्सर भी रन करना पड़ेगा। अच्छा, इसको तो नहीं चला रहा मैं। डेटाबेस बन गया, टेबल सेम ऐसे ही लिखोगे, टेबल बनाने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए लिखते हैं क्वेरी, तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, लिमिट का 10 में। ठीक है, बट जब आप इसे रन करो, आउटपुट तो कुछ भी नहीं आया। वेरिएबल में स्टोर करा लो। एक सेकंड, हाँ ये दोबारा एरर में दे देगा, एक सेकंड। एक सेकंड रुकना। हम्म, नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली यहां पर आप यूज करते हो, देखो सेलेक्ट की क्वेरी तो ठीक है, वो तो लिखनी ही लिखनी है, पर सेलेक्ट की क्वेरी के साथ आपको जो फेच करना है डेटा, तो आपको लिखना पड़ता है कर्सर
या एक वेरिएबल ले लेते हैं, चलो छोड़ो। कर्सर डॉट फैच ऑल, ये फैच ऑल आपको लिखना ही पड़ेगा, किसके बाद, इस क्वेरी के बाद। ठीक है, एक मिनट मैं दोबारा से कर देता हूँ इसको। एरर हो गया। कर्सर डॉट फैच ऑल, और कुछ इस तरीके से आपका डेटा आ रहा है, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं इसको। थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, अब देगा ही नहीं।